हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे थे लूसेंट जीके और उसमें हमारा इंडियन इकोनॉमी चल रहा है और आज हम करेंगे इंडस्ट्री एंड न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इंडस्ट्री से। 1947 में इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट शुरू हुई थी। तो उसके बाद 1948 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आया, जिसके चलते हुए इंडिया की इंडस्ट्रियल पॉलिसी में थोड़ी सी एवोल्यूशन की स्टार्टिंग हुई, बिगनिंग हुई। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो 1948 की थी उसमें पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों को ही इंपॉर्टेंस दी गई और जो बेसिक इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट थी उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो दी गई पब्लिक सेक्टर को। क्यों? क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर है वो प्रॉफिट के लिए काम करता है, वेलफेयर के लिए काम करता है पब्लिक सेक्टर, इसलिए जो बेसिक इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पब्लिक सेक्टर को दी गई। फिर 1956 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आया, उसमें जो पब्लिक सेक्टर था उसको इकोनॉमी में स्ट्रेटेजिक रोल दिया गया। तो अब जो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों ही कोएग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इसके चलते हुए जो हमारा पॉलिसी फ्रेमवर्क है उसको थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिली। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारी जो इंडिया की इकोनॉमी है वहां पे प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर दोनों ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसके चलते हुए पॉलिसी फ्रेमवर्क थोड़ा फ्लेक्सिबल हो गया। अब जो 1956 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी उसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? उसका मेन ऑब्जेक्टिव था पब्लिक सेक्टर को डेवलप करना, कोऑपरेटिव सेक्टर को डेवलप करना और प्राइवेट जो मोनोपोली है उसको कंट्रोल में रखना। राइट। अब जो मोनोपोली है, मोनोपोली क्या होता है? मोनोपोली होता है कि सेलर एक ही है और बायर बहुत सारे हैं। ठीक है, अगर मोनोपोली आ जाएगी तो चीज़ों के जो रेट है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर की मोनोपोली को कंट्रोल करना भी इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। अब जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 की थी उसमें इंडस्ट्रीज को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 की थी उसके अकॉर्डिंग जो इंडस्ट्रीज है उनकी 3 कैटेगरीज थी। फिर 1973 में दत्ता कमेटी की रिकमेंडेशन से ज्वाइंट सेक्टर भी बनाया गया। नेक्स्ट आती है इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1980 की। 1980 में एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई गई। उस पॉलिसी में क्या हुआ कि जो फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट था उससे इन्फ्लुएंस होकर, ठीक है, जो फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट से इन्फ्लुएंस होकर जितनी भी एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज है उनको कंसेशन दिया गया। इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1980 में फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट से इन्फ्लुएंस होकर एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री को कंसेशन दिया गया। फिर 1991 की अगर हम बात करें, एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे, तो उस टाइम पे एक न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी बनाई गई और उसका जो मेन थ्रस्ट एरिया था वो था प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन। तो अब देखते हैं न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991, इसके मेजर फीचर्स क्या है। फर्स्ट आता है एवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। इसका मेजर मूव क्या था? इकोनॉमी को लिबरलाइज करने का न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी का इसका मेजर मूव था एबोलिशन ऑल इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। पहले क्या होता था? इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए, 1991 से पहले की बात कर रही हूँ, इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए लाइसेंस चाहिए होता था। गवर्नमेंट से पहले लाइसेंस लेना पड़ता था, फिर ही आप इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हो। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने इंडस्ट्रियल लाइसेंस को खत्म कर दिया कुछ इंडस्ट्रीज को छोड़कर, एक्सेप्ट फॉर सर्टेन इंडस्ट्रीज। कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है? रिलेटेड टू सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक कंसर्न, सोशल रीजन्स, related to safety and overriding environmental issues, manufacturing of products of hazardous nature and articles of elitist consumption। इन इंडस्ट्रीज को छोड़कर बाकी सारी इंडस्ट्रीज के लिए कंपल्सरी लाइसेंसिंग खत्म कर दी गई। सेकंड आता है एंट्री ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी मेड इजियर। अब इंडिया के एक्सपोर्ट की प्रमोशन के लिए, ठीक है, वर्ल्ड मार्केट में जो इंडिया के प्रोडक्ट है उनकी एक्सपोर्ट की प्रमोशन के लिए क्या किया गया? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अप्रूवल दे दिया गया। अब कितना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो सकता है? 51% फॉरेन इक्विटी। कहाँ पे? हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज में। राइट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है कि कोई भी फॉरेन की कंपनी इंडिया में आकर इन्वेस्ट कर सकती है। अब कितना इन्वेस्ट कर सकती है? 51% तक हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज में। थर्ड आ गया पब्लिक सेक्टर्स रोल डाइल्यूटेड। अब न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आ गई। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के आने से जितनी भी रिजर्व लिस्ट में इंडस्ट्रीज थी उनको रिमूव कर दिया गया। 1956 में जो रिजर्व लिस्ट की इंडस्ट्रीज थी वो थी 17। इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस है,
ठीक है, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज को नहीं रिमूव किया गया, सारी की सारी इंडस्ट्रीज को रिमूव कर दिया गया, कुछ को छोड़कर जहां पे सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स की बात आती है उनको रिजर्व लिस्ट में पब्लिक सेक्टर के अंडर ही रखा गया, बाकी को निकाल दिया गया। इसमें कौन कौन सी आती है, आर्म एंड एमुनिशन रिलेटेड टू डिफेंस इक्विपमेंट्स, डिफेंस एयरक्राफ्ट, वॉरशिप हो गया, एटॉमिक एनर्जी, मिनरल ऑयल्स, रेलवे से रिलेटेड, इनको छोड़ के बाकी सबको रिजर्व लिस्ट से हटा दिया गया। फिर आता है MRTP एक्ट, मोनोपोलिस्टिक रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसीज एक्ट। इस एक्ट के अंडर जितनी भी फर्म्स जिनका एसेट एक सर्टेन साइज से ज्यादा है, ठीक है, 1985 में उसकी लिमिट थी 100 करोड़, टाइम टू टाइम इसकी जो लिमिट है वो चेंज होती रहती है, ये 1985 में 100 करोड़ थी, तो उससे जो 100 करोड़ से ज्यादा वाली फर्म्स है उनको रखा गया MRTP फर्म्स की कैटेगरी में, ठीक है। अब इन फर्म्स को परमिशन मिलती थी कि वो एंटर कर सकते हैं सिलेक्टेड इंडस्ट्रीज में, ठीक है, और बाकी इनको अप्रूवल मिलती थी केस बाय केस बेसिस पे, ठीक है। तो जो भी नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई 1991 में, ठीक है, उसमें इन्होंने क्या किया, जो थ्रेशोल्ड लिमिट थी MRTP एक्ट में, जो थ्रेशोल्ड लिमिट थी उसको खत्म कर दिया गया। MRTP बेसिकली था किस लिए, ये मोनोपोली को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए एक्ट बना था, सो दैट कि मार्केट पे मोनोपोली ना बने। तो 2002 में क्या हुआ, MRTP एक्ट को रिप्लेस करके कंपटीशन एक्ट पास किया गया, और उसके बाद जो MRTP कमीशन था उसकी जगह पे आ गया कंपटीशन कमीशन। नेक्स्ट आता है लिबरलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन पॉलिसी। अब बात करते हैं लोकेशन की। जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी उसमें लोकेशन की बात करी गई, इंडस्ट्री की लोकेशन की। अब सिटीज को छोड़कर बाकी कहीं पे भी अगर पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज्यादा है, ठीक है, सिटीज में पॉपुलेशन तो ज्यादा होती ही है, अगर बाकी जगह पे भी कहीं पे अगर 1 मिलियन से पॉपुलेशन ज्यादा है, 1 मिलियन कितना होता है 10 लाख, अगर पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है तो इंडस्ट्रियल अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है सेंटर से, ठीक है। पहले क्या होता था, अगर आप इंडस्ट्री लगा रहे हो तो उसकी लोकेशन के लिए भी गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता था। अब आपको अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, बट उसके लिए कंपल्सरी लाइसेंसिंग वाली इंडस्ट्रीज को छोड़ के बाकी इंडस्ट्रीज के लिए अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। बट कहीं पे भी अगर पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज्यादा है तो वहां पे 25 किलोमीटर की पेरिफेरी में इंडस्ट्री सेटअप नहीं कर सकते, ठीक है। सपोज यहाँ पे कोई लोकेशन है जहाँ पे पॉपुलेशन रह रही है 1 मिलियन से ज्यादा है वहां पे पॉपुलेशन, और इसकी 25 किलोमीटर की इस पेरिफेरी को छोड़कर इसके बाहर ही आप इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हो, यहाँ पे आप इंडस्ट्री सेटअप नहीं कर सकते, राइट। और जो कंपल्सरी लाइसेंसिंग वाली इंडस्ट्रीज है उनके लिए तो परमिशन लेनी ही पड़ती है कहीं पे भी आप सेटअप करना चाहते हो, ठीक है। इसमें कंडीशन क्या है कि नॉन पोल्यूटिंग नेचर की इंडस्ट्रीज के लिए है, ठीक है। नॉन पोल्यूटिंग नेचर की इंडस्ट्री आप 1 मिलियन पॉपुलेशन की 25 किलोमीटर की पेरिफेरी के अंदर स्टार्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है एवोल्यूशन ऑफ फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम फॉर न्यू प्रोजेक्ट्स टू फोर्स द पेस ऑफ इंडिजनाइजेशन इन मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में इंडिजनाइजेशन लाने के लिए, मतलब कि प्रोडक्ट्स लगे कि हाँ वो इंडियन ही है, उनको इंडियन बनाने के लिए, इंडिया मेड बनाने के लिए फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम चलाया गया बहुत सारी इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में। नेक्स्ट है मैंडेटरी कन्वर्टिबिलिटी क्लॉज रिमूव्ड। सॉरी, अब कोई इंडस्ट्री सेटअप करनी है, इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए किसी के पास भी इतना पैसा नहीं होता कि वो अपनी जेब से पैसा निकाले और इंडस्ट्री सेटअप कर ले। इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए जो फाइनेंस है उसको लेना पड़ता है, उसको लोन लेना पड़ता है। लोन हम कहाँ से लेते हैं, लोन लेते हैं हम बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। अब होता क्या था, अब इंस्टीट्यूशन लोन तो दे देती थी, लोन देने के बाद इंस्टीट्यूशन के पास एक कन्वर्टिबिलिटी क्लॉज होता था, ठीक है। कोई भी जो नए प्रोजेक्ट के लिए वो इंस्टीट्यूशन लैंडिंग ऑपरेशन कर रही है, पैसा दे रही है, उसको लेकर उनके पास एक कन्वर्टिबिलिटी क्लॉज होता था। कन्वर्टिबिलिटी क्लॉज क्या था कि जितना भी किसी फर्म ने लोन लिया है तो उस लोन के बदले वो क्या कर सकती है, वहां पे इक्विटी ले सकती है, ठीक है। लोन के बदले लोन को इक्विटी में कन्वर्ट कर सकती है। कन्वर्टिबिलिटी क्लॉज मींस लोन को इक्विटी में कन्वर्ट कर देगी, ठीक है। अब इंस्टीट्यूशन लोन को अगर इक्विटी में कन्वर्ट कर देगी तो जो भी कोई प्राइवेट फर्म है जिसने लोन लिया है, ठीक है, तो उसको फिर थ्रेट लगा रहेगा ना कि कहीं वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमारी फर्म को टेक ओवर ही ना कर ले। तो इसके चलते हुए ये जो मैंडेटरी कन्वर्टिबिलिटी का क्लॉज था इसको खत्म कर दिया गया अंडर न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी।
नेक्स्ट आता है नवरत्ना। 1997 में जितनी भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थी उसमें, जितनी तो नहीं बोलेंगे, जो 9 पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थी उनको नवरत्ना की कैटेगरी में डाल दिया गया 1997 में। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज have given enhanced autonomy and delegation of powers to incur capital expenditure, to enter into technology joint ventures, to raise capital from domestic and international market and to establish financial joint ventures। इसके लिए अब ये सारा जो भी है ज्वाइंट वेंचर्स करते हैं, कैपिटल रेज कर रहे हैं डोमेस्टिक या इंटरनेशनल मार्केट से, ये नवरत्ना कंपनीज का काम है। अब पीएसयू की अगर हम बात करें तो पीएसयू को भी आगे कैटेगराइज किया गया है महारत्ना कंपनी में। नवरत्ना हो गए, मिनी रत्ना हो गए, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो अब लिस्ट दे रखी है यहाँ पे महारत्ना सेंट्रल पब्लिक एंटरप्राइजेस की एज ऑन 14 जुलाई 2020 को कितनी महारत्ना कंपनीज थी? 10 थी और उनका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लेते हैं। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये है हमारी महारत्ना सीपीएसईज। फिर आती है नवरत्ना सीपीएसईज। जब 97 में ये बनी थी ना, उस टाइम पे 9 कंपनीज को, जो 9 पब्लिक सेक्टर कंपनीज थी, ठीक है, उनको दिया गया था नवरत्ना का स्टेटस। 9 थी इसीलिए उनको नवरत्ना का स्टेटस दिया गया। बाद में इनका जो नंबर था वो बढ़ गया। अब कितनी है? अब है 14। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एनएलसी इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये सारी की सारी नवरत्ना कंपनीज है। अगर हम बात करें मिनी रत्ना की, तो टोटल सेंटर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं जो मिनी रत्ना कैटेगरी 1 एंड 2 में आते हैं एज ऑन 14 जनवरी 2020। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट हम करेंगे पब्लिक सेक्टर डिसइन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेटाइजेशन। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।